विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ ये भी थी। मानव संसाधन, उद्यमशीलता, सामाजिक लाभदेय, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आप हेडिंग कीजिएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं अंतर संबंध। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं अंतर संबंध। इसमें पहला हेडिंग बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। कोई दिक्कत? अगर नहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा बताएं मुझे, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद। हाँ ठीक है। क्या इसमें कुछ छूट गया? आपने अच्छा प्रयास किया बेटे। क्या इसमें कुछ पॉइंट छूटा? वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। सही बेटे, कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है। क्या मैम? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। बताएं, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का मौद्रिक और मतलब उसका अंतिम बाजार मूल्य जो सेवाओं का भी है, और वो जो मतलब उस देश की सीमा में भारतीय और गैर भारतीय दोनों का। हाँ, आपका पॉइंट है। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद का अंतिम मूल्य जो उस देश के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के द्वारा उत्पादित किया जाता है उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब ये कंप्लीट है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक, सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर निवासी और गैर निवासी उत्पादक, गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य वर्धनों का योग, व्यक्त मूल्य वर्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का
बाजार बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बात समझ में आ गया? यानी कि एक वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो 1 साल का ड्यूरेशन है, इस दरमियान जितनी भी आपकी घरेलू सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, चाहे वो विदेशी करेंगे या देशी करेंगे, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। बात समझ में आ गया? घरेलू सीमा होना चाहिए और वो कोई भी निर्मित करे आपके घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी वस्तु और सेवाएं बनेंगी उनका जो लास्ट मौद्रिक मूल्य होगा उसी को जोड़ा जाएगा। लास्ट मौद्रिक मूल्य का मतलब समझ रहे हैं? या लास्ट मौद्रिक मूल्य को ही हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मैं उस पर टैक्स वगैरह सब इंक्लूड रहते हैं ना, और वो पे भी करते हैं वही पे करते वही तो। और वही रीजन बाबू और कोई कारण कि क्यों हम अंतिम मतलब वस्तु के अंतिम उत्पाद को ही क्यों उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ते हैं? किसी वस्तु के हर उत्पाद पर क्यों मौद्रिक मूल्य को नहीं जोड़ते? जैसे आप जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये पहले कपास उगाया जाता है, उसके बाद फिर उसके रेशे बनते हैं, फिर रेशे से थान का कपड़ा बनता है, फिर उससे फैक्ट्री में जाकर के तब आपको पहनने योग्य वस्त्र बनते हैं। हम लास्ट में जो पहनने वाला वस्त्र जो है वो बिकने के लिए मार्केट में तैयार होता है, तब हम उसी पे ही टैक्स क्यों लगाते हैं? गवर्नमेंट क्यों लगाती है? वो कपास पे, धागे पे या जो धान वाले कपड़े उस पर उस पे क्यों नहीं टैक्स लगाती है? उत्पाद की अंतिम बिक्री पर एक मेन टैक्स होता है जो लोग हम लोग अदा करते हैं इसको। पहली चीज़ मैम, अगर पहले टैक्स लगाएंगे तो वस्तु तो पहली बात महंगी हो जाएगी, जब मतलब उसका प्रोडक्शन के जब अंतिम चरण में पहुंचेगी तो महंगी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ मैम, इसमें गणना करने में बहुत दिक्कत होगी। सबसे मेन बात है गणना करने में दिक्कत होगा, यानी कि यहाँ पे दोहरा तेरा गणना हो जाएगा, वस्तु वही रहेगा और उसका बार बार हम काउंटिंग कर लेंगे तो हम सही रूप से उसका निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे यहाँ कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है फाइनली। इसीलिए किसान जब कपास उत्पादन करता है उसको जीडीपी में नहीं काउंट करते। जब उससे धागा बनता है उसको भी नहीं। मान लीजिए कि एक किसान ने 1000 का कपास बेचा और धागा बनाने वाले जो फैक्ट्री उसने धागा बना करके उसी को 2000 में बेचा, फिर उसको जो धान के रूप में कन्वर्ट करते हैं उस कंपनी ने उसको बनाया और 3000 में बेचा, और जो कंपनी ड्रेस के रूप में कन्वर्ट करती है उसने ड्रेस बना के 4000 में बेचा। तो फाइनली उस 4000 पे जो 4000 का उत्पादन हुआ ना, उसी का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य उसी को ही जीडीपी में काउंट करेंगे कि 4000 के कपड़े के उत्पादन हमारे देश में हुआ है। ये मैंने अकाउंट मतलब बताया है एग्जाम्पल कि हाँ आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे कि इतने का कपास हुआ, फिर इतने का धागा, फिर इतने का धान का कपड़ा, फिर इतने का है, तो एक ही वस्तु को हम बार बार क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। यानी कि फाइनल जो होगा उत्पाद चाहे वस्तु और सेवाओं का, हम उसी को क्या करते हैं? अपने जीडीपी के उसमें काउंट करते हैं, बार बार नहीं करते। दोहरी गणना से बचना मतलब बचा जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा तो उतनी है ना, बार बार उसकी गणना करने से वो बढ़ तो जाएगा नहीं। इसलिए दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम उत्पाद को ही उसके ही मौद्रिक मूल्य को जीडीपी में काउंट करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देश की घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत, यहाँ देश की घरेलू अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा
भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जल क्षेत्र, सीमांतर्गत जल क्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंतः क्षेत्र, सीमांतर्गत विदेशी अंतः क्षेत्र जैसे दूतावास, सैनिक अड्डे, आदि शामिल हैं या आदि शामिल होते हैं। बात समझ में आया? यानी कि आपकी घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा का मतलब जान रहे हैं। आर्थिक सीमा में आपकी क्या क्या आ जाएगा? आपका वायुमंडल का क्षेत्र भी आएगा, कितने किलोमीटर तक का, लगभग 100 किलोमीटर का जो आपका वायुमंडल का क्षेत्र है वो आपकी घरेलू सीमा में आएगा। उसके अंदर अगर किसी को उड़ान भरना है तो आपसे परमिशन लेना होगा। इसके अलावा जलीय क्षेत्र में भी आप देखते हैं 200 नॉटिकल मील तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारा अधिकार होता है। वहां भी अगर कोई एंट्री करेगा तो टैक्स देना पड़ेगा या परमिशन लेना होगा। साथ ही आप देखेंगे हमारे जो दूतावास हैं, जैसे हर देश में दूतावास होते हैं, उनके दूतावास आपके देश में होते हैं, तो उस दूतावास के अंदर का जो एरिया है वो भी आपका क्या होगा? घरेलू सीमा होगा। या सैनिक अड्डे हैं तो सैनिक अड्डे भी क्या होंगे? आपके घरेलू सीमा होंगे। उसमें चाहे इंडिया का दूतावास अगर अमेरिका में है तो उस दूतावास में अमेरिका के लोग विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, क्योंकि वो भारत की घरेलू सीमा है। तो जो भारत की घरेलू सीमा है, अगर वहाँ पे कुछ भी उत्पादित हो रहा है, चाहे वो भारत के बाहर सैनिक अड्डों में उत्पादित हो रहा हो या भारत के बाहर दूतावासों में उत्पादित हो रहा हो या 100 किलोमीटर के जो अंडर में वायुमंडल में कोई उत्पादन हो रहा है या 200 नॉटिकल मील आपके जलीय क्षेत्र में कोई उत्पादन हो रहा है, तो वो सब आपके घरेलू सीमा में लिया जाएगा। बात समझ में आया? घरेलू सीमा का काफी ब्रॉड है, इसमें आपके भौगोलिक क्षेत्र भी हैं और राजनीतिक क्षेत्र भी आते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर हो बताइए तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए एक किसान के द्वारा 1000 का कपास उत्पादित किया गया। उदाहरण के लिए एक किसान के द्वारा 1000 का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया जाता है। इसका धागा बनाया जाता है। इसका धागा बनाया जाता है एवं धागे को 2000 में बेच दिया जाता है। एवं धागे को ₹2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके कपड़ा बनाया जाता
बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके कपड़ा बनाया जाता है। और ₹3000 में बेच दिया जाता है। ₹3000 में बेच दिया जाता है। एवं अंत में एक रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर ₹4000 में बेच देती है। 4000 में बेच देती है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। मैम ये गुड्स की वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाती है जैसे इस तरह से, इन सर्विस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, बैठिए। सर्विस को मतलब है कि जैसे आपके कोई डॉक्टर है वो सेवा दे रहा है, या कोई टीचर है वो सेवा दे रहा है। जैसे जो टैक्स लगते हैं किसके ऊपर होते हैं? जो टीचर हैं सर्विस दे रहे हैं, उनके अगर इनकम ज़्यादा है तो उनके ऊपर टैक्स लगता है। और या फिर देखा जाता है ना कि हमारे मतलब इस साल हमारे देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और कितनी सेवाओं का सृजन हुआ, यानी कि कितने मूल्य की लोगों ने सेवाएं दी, कितने मूल्य का परिवहन हुआ, कितने मूल्य का संचार संसाधन दिए, कितने मूल्य की शिक्षा में मतलब जो है आया है इनकम, कितने मूल्य का चिकित्सा से इनकम हुआ है। तो ये जो लास्ट में तो सेवा मतलब यही है, चिकित्सा हो गया आपका, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, दूरसंचार। मैम ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबको नहीं ले लेता वो। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय इनकम में बहुत सारी चीजें छूट जाती है। जैसे जो छोटे स्तर के मजदूरी करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं, इन सब का नहीं ले मिलता है, क्योंकि इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी समस्याएं भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय इनकम में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, सब कुछ काउंट नहीं हो पाता, छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, वो नहीं काउंट कर सकता है। ये भी समस्याएं हैं, ठीक है। अभी वो सब चीजें भी पढ़ाएंगे कि क्या क्या छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है। बात समझ में आगे बढ़े तो ये समझ में आए कि हम मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा के अंतिम उत्पाद के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी में काउंट करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के काउंट से हम बचने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका इंग्लिश है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये तो आपने देखा कि जीडीपी एक इकोनॉमिक ईयर के अंदर आपकी घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कि आपके विदेशी और देशी दोनों लोगों के द्वारा उत्पादित किया जाएगा, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं। और एक इकोनॉमिक ईयर आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। इस बीच में जितना भी उत्पादन होगा आपकी घरेलू सीमा में, और वो घरेलू सीमा आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीजों को उसमें लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं या राष्ट्रीय आय में हम किसे काउंट करेंगे, वो भी बाजार मूल्य पर बताएं। इसमें मैम जो भारतीय और गैर भारतीयों का होता है वो घटा दिया जाता है। जैसे भारतीय और गैर भारतीय नहीं, जैसे जो विदेश में उत्पादित है उसको मैम वहाँ पे मतलब
उसको, और जो यहाँ पे भारतीय सीमा क्षेत्र में सिर्फ उत्पादित है उसको लेके घटा देगा। क्या घटाएंगे? उसमें मैम जैसे कि अगर जो मतलब विदेश में है नागरिक, वहाँ पे जो उत्पादित सेवा कर रहे हैं तो उसको इसमें नहीं जोड़ते। नहीं जोड़ेंगे? उसको जोड़ते हैं मैम, जो विदेशी कंपनी जो भारत में कमाती है पैसा उसको घटाते हैं। ऐसे सुन रहे हैं आप? हाँ मैम मैम, भारत में इंडिया की टेरिटरी होना जरूरी नहीं है, हाँ। बाहर में जो इंडियन कर रहे हैं उनको भी काउंट उसको भी करें। जोड़ते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे जो और हाँ विदेश के द्वारा जो भारत में कमाया ठीक है, जाता है, बाहर जो भारत ये में यहाँ है से उसको भेजेंगे काउंट हम। करेंगे। और कुछ नेशनल इनकम आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कंप्लीट उत्तर बता सकते हैं? एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि सिर्फ भारतीय नागरिक उत्पादित करेंगे, अब वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, अगर उनके द्वारा उत्पादित करेंगे, यानी कि इंडिया के बाहर है और वहाँ पे वो उत्पादन कर रहे वस्तु और सेवाओं का, वहाँ से वो क्या करते हैं, भारत में भेजते हैं ना, इनकम उनके द्वारा भेजा जाता है। हम उसको भारत की जीडीपी में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और जो भारत की घरेलू सीमा में विदेशी नागरिक उत्पादित करके विदेशों को भेजते हैं, अपने घरों को भेजते हैं, हम उसको माइनस कर देंगे। यानी कि जीडीपी में प्लस विदेशों से आने वाले भारतीय नागरिकों के द्वारा भेजा गया इनकम माइनस भारत से बाहर विदेशी नागरिकों के द्वारा भेजा गया इनकम बराबर आपका नेशनल इनकम। बात समझ में आ गया? एक वित्तीय वर्ष में, एक लाइन में बता सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। अब सिर्फ भारतीय कहने से पता चल गया कि वो देश में उत्पादित कर रहे हो या विदेश में उत्पादित कर रहे हो। और अगर आपके देश में जो विदेशी हैं उनको भी आप क्या करेंगे, नहीं देंगे। बस मिल रहा है, सिर्फ भारतीय नागरिक से समझिएगा, विदेशी का काउंट नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, हेडिंग आपका हो ही गया है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों, एक वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों, निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा, अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्य, बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्धन का योग है, बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्धन का योग है, या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य ही, या सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। बस समझ में आया? यानी कि अगर आप इसको एक लाइन में बताना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका GDP प्लस क्या करेंगे, या माइनस भी कर सकते हैं, प्लस निवल भारतीय नागरिक उत्पाद, भारतीय नागरिक उत्पाद। निवल का मतलब होता है शुद्ध, और शुद्ध का मतलब होता है उसमें से हमने माइनस कर दिया है ऑलरेडी। और अगर आप ऐसे नहीं पूरा डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप
आपको करना होगा GDP माइनस विदेशी नागरिक या नागरिकों द्वारा देश के बाहर लिखिए या भेजा गया लिखिए, जो भी आपको समझ में आए कर सकते हैं। देश के बाहर भेजा गया धन या रुपया प्लस विदेशों से भारत में भारतीय नागरिकों द्वारा भेजा गया धन, नागरिकों द्वारा भेजा गया धन बराबर M राष्ट्रीय आय तक, राष्ट्रीय आय। आप ऐसे लंबा सा भी लिख सकते हैं और छोटे में भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे समझाना चाहें फार्मूले के द्वारा तो ऐसे भी बता सकते हैं, और अगर आप डिटेल में किसी को बताना चाहें तो डिटेल में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर लिखा ना बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है आपका बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको इंग्लिश में कहते हैं NDPMP। ये तो था आपका GDPMP, GDPMP, और ये आपका क्या है NDPMP। ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये आपका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब दोनों में अंतर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में और नेट जो है डोमेस्टिक मार्केट प्राइस में क्या अंतर है, क्या बता सकते हैं? बाजार कीमत और नेट में क्या अंतर है, क्या बताएंगे? तो आपका मार्केट प्राइस से आपका मूल्यह्रास। बहुत अच्छे, यानी कि जब आपके GDPMP में से माइनस आप क्या कर देंगे, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, तब आपका बराबर क्या आ जाएगा NDPMP। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू जो उत्पाद होता है, बाजार कीमत से समझ रहे, इसका मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, साथ ही इसमें और क्या होता है, मूल्यह्रास भी होता है। तो इसमें से अगर आपको शुद्ध निकालना है कि शुद्ध उत्पाद क्या है, तो आप क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु या सेवा का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो निर्माण करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री से आप कपड़ा बनाते हैं, तो बहुत सारी मशीनें लगती हैं ना कपड़े को निर्माण करने में, या जैसे मैं आपको ये सेवाएं दे रही हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही है ना, मार्कर लग रहा है, बोर्ड लग रहा है, कैमरा लग रहा है। तो इन वस्तुओं के मूल्य में ह्रास आ रहा है कि नहीं, गिरावट आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये सब क्या करें, इन सबको हम यूज़ कर रहे हैं फिर एक नई सेवा या वस्तु के निर्माण कर रहे हैं। तो बाकी जो वस्तुओं के मूल्य में ह्रास आता है उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तब आपका क्या आ जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं NDPMP। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि GDP में से क्या घटाने से आपका शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद आएगा, तो माइनस मूल्यह्रास करेंगे। नोट कर लीजिएगा 2 लाइन। जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो
सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है। उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। जिसे मूल्यह्रास कहा जाता है। जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें भी वही होगा, यानी जैसे आप जीडीपी में से घटाते हैं मूल्यह्रास तब आपका एमडीपी हो जाता है। वैसे जब आप जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तब ये एमएनपी हो जाएगा, यानी कि आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अगर इसमें से आप क्या करेंगे माइनस ये एमपी यानी कि मार्केट प्राइस में है, अगर आप इसको माइनस कर देते हैं और माइनस क्या करेंगे मूल्यह्रास, तब आपका क्या हो जाएगा बराबर एमएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या होता है शुद्ध। नेट को इंग्लिश में हिंदी में निबल भी कहते हैं, ठीक ना। तो निबल को शुद्ध भी कहेंगे, नेट भी कहेंगे। तो अगर आप जीएनपीएमपी में से मूल्यह्रास करेंगे तो क्या आ जाएगा एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसमें भी सिर्फ मूल्यह्रास को ही घटाएंगे। तो बात समझ में आ गया? इसको नोट करा दें या समझ जाएंगे आप लोग? आप समझ जाएंगे रहते? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें मैम प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर मतलब घटा के सब्सिडी को जोड़ के प्राप्त किया जाता है। हाँ एकदम बिल्कुल सही है। इसमें आप क्या करेंगे, सब्सिडी को जोड़ेंगे या घटाएंगे? सब्सिडी को जोड़ेंगे। और किसको घटाएंगे? प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। 100% श्योर है? 100% श्योर? और फिर किसमें अप्रत्यक्ष को हटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर को कब हटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर को कब हटाएंगे? जब मैम उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है तो साथ
मूल्यह्रास को हटाने का मतलब नहीं, अप्रत्यक्षीकरण को हटाने का मतलब नहीं है मूल्यह्रास से उसका कोई लेना देना नहीं है। मूल्यह्रास मतलब होता है कि जो उत्पादन, जब आप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उस दरमियान जो वस्तु और सेवाओं मतलब जो भी होती है उसमें जो मूल्यह्रास, जो वस्तुओं के मूल्य में ह्रास आता है उसको घटा के शुद्ध निकाला जाता है, लेकिन वो मार्केट प्राइस पर है। जब आप उसमें से अप्रत्यक्षीकरण को घटा देते हैं तब आपका क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस हट जाता था, वो फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है, किसी भी वस्तु का फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। और आपकी जो सब्सिडी है ये कौन देता है, सरकार देती है। किसी भी वस्तु और सेवा पे सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सब्सिडी जैसे कि बढ़ावा देने के लिए जो आर्थिक रूप से मतलब देखिए सरकार जो देती है ना ये सही है जो आप बता रहे हैं कि जो आपका फैक्टर कॉस्ट है इसमें आप अगर अप्रत्यक्ष कर को भी घटा देंगे तो बिल्कुल एकदम शुद्ध निकल के आएगा। लेकिन अगर आप उसमें अप्रत्यक्ष को जोड़ लेते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, इसका मतलब पता चलेगा कि उस वस्तु का वास्तविक लागत और उस पर अप्रत्यक्ष कर लगने के बाद उसकी कीमत कितनी है। और अगर सब्सिडी को उसमें जोड़ लेंगे तब कीमत आपकी पता नहीं चलती, क्योंकि सरकार क्या पहले से ऑलरेडी उनको छूट दी रहती है। यानी कि कोई भी वस्तु जब मार्केट में बहुत महंगा हो जाता है तो सरकार उसको सस्ता करने के लिए क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो अगर आप उसको फैक्टर कॉस्ट में देखना है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर ऑलरेडी जुड़ा होता है। अब उसका फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें से मार्केट प्राइस में से किसे घटा देंगे, मूल्यह्रास को। अप्रत्यक्ष कर को प्लस करके मूल्यह्रास को घटा देंगे तब आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाता है कि वास्तव में इतना कॉस्ट जिसका आया है उत्पादन के बाद और अप्रत्यक्ष कर लगने के बाद वास्तविक जो आया है दाम वो कितना है आपका मूल्यह्रास घटाने के बाद पता चल जाता है। और अगर सब्सिडी को घटाने के बाद पता चल जाता है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से ऑलरेडी दी जाती है उस वस्तु के मूल्य को घटाने के लिए, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं ताकि उसका फैक्टर कॉस्ट निकल करके सामने आए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें 2 लाइन नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, इसमें नोट कीजिएगा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से आशय, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से आशय, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से आशय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है, उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य साधन लागत, जिसका मूल्य साधन लागत या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त, साधन लागत या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त, साधन लागत या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त, प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों की प्राप्त आय के आधार पर किया जाता है। इस उत्पादन की प्रक्रिया में, इस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है, उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है, वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है, वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है। साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के, साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के साधनों, साधन लागत के अंतर्गत हम उत्पाद के साधनों डैश भूमि, पूंजी, भूमि कमा पूंजी कमा श्रम, भूमि पूंजी श्रम, उद्यमी को प्राप्त
मजदूरी, क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि को सम्मिलित करते हैं। क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि को सम्मिलित करते हैं। जब हम इस साधन लागत से साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं, तथा वस्तु पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा देते हैं। अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं तथा वस्तु पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा देते हैं। तो हमें बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है। मूल्य प्राप्त हो जाता है। जब सरकार वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो इससे वस्तुओं की बाजार कीमत बढ़ जाती है। एवं जब सरकार वस्तुओं पर आर्थिक सहायता देती है तो इससे वस्तुओं की बाजार कीमतें कम हो जाती हैं। अतः वस्तुओं की बाजार कीमतों को अप्रत्यक्ष कर बढ़ा देता है। किंतु आर्थिक सहायता उसे घटा देती है। बात समझ में आया? ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब साधन लागत, कोई भी साधन या लागत लगा करके जब आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो सरकार क्या करती है, उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाती है। और जब सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो किसी भी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। और कभी कभी जब ये वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और जो आम लोग होते हैं उनकी पहुँच से बाहर होती है, तो सरकार उसको सस्ता करने के लिए क्या करती है, उसमें सब्सिडी दे देती है, जिससे वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो साधन लागत पर अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या प्लस करेंगे, अप्रत्यक्ष कर, और क्या माइनस कर देंगे, सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तब आपका क्या आ जाएगा, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे और माइनस क्या करेंगे, आपका सब्सिडी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अगर इसको फार्मूले के द्वारा आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? अगर आप इसको एक लाइन बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? इसको मैं पहले राष्ट्रीय जो एनडीपी है वो रहेगा, उसमें से वो सब्सिडी जो है वो माइनस करेंगे, अप्रत्यक्ष कर प्लस करेंगे। एक
लाइन में आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये किसका है? जीडीपी का ही तीसरा रूप है। क्या है इसमें? एन क्या कहूंगी इसे? एन डी पी एफ सी। जी मैम, नेट NDPFC। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? फैक्टर कॉस्ट आपका जो घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है, आप उसका फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर यहाँ पे क्या करेंगे आप? मैम फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए तो ये बताएं आप पहले ना। हाँ, वो तो नेशनल इनकम का था, जी। उसमें आपका जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है उसको माइनस करेंगे। लेकिन आपके जो सकल घरेलू उत्पादन हुआ, यानी कि आपके घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अंतिम जो मौद्रिक मूल्य निकला, उसमें आप कौन सी चीज को उससे माइनस करेंगे तब आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा उत्पादन का? अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे। ओके, बहुत अच्छे। चलिए नोट कर लीजिएगा हेडलाइन। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक लेखा वर्ष के या एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय, सृजित कारक आय के कुल जोड़ से है, सृजित कारक आय के कुल जोड़ से है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को, शुद्ध घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जाता है, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। निवल अप्रत्यक्ष कर का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, उसी को कहते हैं निवल। जैसे मैंने कहा था निवल नागरिक आय, निवल नागरिक आय का मतलब है कि जो विदेशों में भेजा गया है विदेशी नागरिकों के द्वारा वो माइनस है, और जो विदेशों से भारतीय नागरिकों के द्वारा भेजा गया वो प्लस है, इसीलिए उसको निवल कहा गया। ऐसे यहाँ निवल अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि आपका जो ज्यादा टैक्स है उसको घटा दिया गया है और जो सब्सिडी है उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उन दोनों को मिला करके जो बैलेंस किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? निवल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे निवल अप्रत्यक्ष कर कह रहा है। नेक्स्ट, यहाँ तक कोई समस्या? नेक्स्ट लीजिएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें नोट कीजिएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की, उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। मूल्य से है जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। मूल्यह्रास शामिल होता है तथा जिसका साधन लागत पर आकलन किया जाता है, तथा जिसका साधन लागत पर आकलन किया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, इसकी 3 विधियां हैं। एक तो है आपका उत्पादन विधि, उत्पादन विधि। दूसरा है आपका आय विधि और तीसरा है आपका व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि को मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। उत्पादन विधि को मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। उत्पादन विधि को मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। ये भी नोट कीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले कि इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रीय आय को गणना करने का विधि है या नहीं है। कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। और हाँ, उत्पादन विधि ना देके मूल्यवर्धन विधि दे दे तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि उत्पादन विधि को ही मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। जब किसी भी चीज का उत्पादन होता है तभी तो उसका मूल्यवर्धन होता है। यानी कि जब आप जो गेहूं है उससे जब आप आटा बनाते हैं तो उसके मूल्य में थोड़ी और बढ़ोतरी होती है। आटे से आप ब्रेड बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा और मूल्य वृद्धि होता है। आप उस ब्रेड से सैंडविच या कुछ और बना देते हैं तो उसके मूल्य में और भी ज़्यादा वृद्धि होती है। यानी कि उत्पादन से ही मूल्यवर्धन होता है। उत्पादन मतलब समझ गए कि जब भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे उसका उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है। उसी को मूल्यवर्धन विधि भी कह सकते हैं। चलिए इसमें नोट कर लीजिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में
या उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय का योग या उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय का योग या उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। आप हेडिंग कीजिएगा उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय है और उसको मापने की 3 विधियां हैं, वो मैं आपको लिखा चुकी हूँ या आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इसमें हेडिंग कीजिएगा उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि। तीनों हाँ यही तीनों बाबू। राष्ट्रीय आय जो आपने कंप्लीट किया, व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है और राष्ट्रीय आय को उत्पादित करने की जो 3 विधियां हैं वो है आपके उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों लिखने के बाद हेडिंग कीजिएगा उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि। अब इन तीनों विधियों को देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से राष्ट्रीय आय को गणना करते हैं। उत्पादन विधि ऑब्लिक मूल्यवर्धन विधि, इसमें नोट कीजिएगा उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन इकाइयों के अंशदान की माप करता है। उत्पादन इकाइयों के अंशदान की माप करता है। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हेडिंग कीजिएगा उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। यानी कि जब उत्पादन विधि द्वारा अपने देश की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी,
बरतती है सरकार उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय इनकम निकालने में। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि इसे नहीं शामिल करेंगे। तो इसके अंतर्गत पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट, इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं, इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं, इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। इसमें शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक या मध्यवर्ती माध्यमिक वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। माध्यमिक वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में, पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि, पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि। स्टॉक समझ गए ना, जो सामान बच जाता है बिकने से। स्टॉक के मूल्य में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करेगी। स्टॉक में मूल्य वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करेगी, राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियां, अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां या सब्जियों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित फल एवं सब्जियों का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजों को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, इसके अंतर्गत पुराने वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया। हाँ, यानी कि आपकी मार्केट में कोई भी वस्तु बन जाती है तो कई सालों तक उसका आदान प्रदान होता रहता है। जैसे आपने कोई बाइक खरीदी और उसके बाद उस बाइक को कुछ सालों बाद बेच दी, फिर उस बाइक को जिसने ली उसने भी बेच दी, तो जब तक वस्तुएं मतलब उपयोग में लाने लायक रहती है तब तक उनकी खरीद बिक्री होती रहती है। लेकिन उनको सिर्फ एक ही, जब उत्पादित होकर पहली बार मार्केट में आते हैं तभी उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाता है राष्ट्रीय इनकम में। उसके बाद चाहे वो जितनी बार खरीदी बेची जाए उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें वित्तीय शामिल की जाने वाली उत्पादित वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। हाँ, जैसे आपका एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चला, इस दौरान जो भी वस्तुएं आपके उत्पादित हुई हैं, चाहे वो बिके या ना बिके, अगर वो दूसरे वित्तीय वर्ष में आप उसको दोबारा से शामिल नहीं करेंगे वो उसको नहीं माना जाएगा। यानी कि हर साल उस वित्तीय वर्ष में जो वस्तु और सेवा उत्पादित होगा सिर्फ उसी के अंतिम मौद्रिक मूल्य को शामिल करेंगे। और उत्पादन प्रक्रिया में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, ये तो हम पहले बता चुके हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में आप देखते हैं किसान से लेकर के बिक्री तक जो वस्तु है वो कई प्रोसेस से गुजरता है, तो बीच में उसको बार बार काउंटिंग हम नहीं करेंगे, मध्यवर्ती मूल्य की गणना हम नहीं करेंगे। और इसके बाद पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करेगी। ये भी सही है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है
उसने एक वित्तीय वर्ष में बहुत सारी टीवी बना ली, लेकिन वो जब वो उसने बनाया तो उसकी अंतिम मौद्रिक मूल्य को तो शामिल कर लिया जाएगा जीडीपी में या आपके नेशनल इनकम में, लेकिन अगले साल जो उसने उत्पादित किया था वस्तु जो बिकी नहीं थी, अगले साल जब उसे बेचेगा अगर उसके मूल्य में बढ़ोतरी भी हो गई है तो राष्ट्रीय इनकम में वो जुड़ेगा नहीं। जितने का वो मौद्रिक मूल्य का वो बना था उस राष्ट्रीय इनकम में उसके बाद एक बार गणना होगी, दूसरे फिर अगले साल उसके बढ़ोतरी को हम शामिल नहीं करते, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए। बात समझ में आए? तो उत्पादन विधि में आपको समझ में आ गया कि जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का जो लास्ट मौद्रिक मूल्य होता है उसे भी शामिल करते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानियां बरतते हैं उसकी गणना करते समय वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने घर में छुट्टी के टाइम, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो काम करता है और वो छुट्टी के टाइम में अपने घर में कुछ फल और सब्जियों का उत्पादन करता है तो उसको भी हम राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते हैं। इस तरह की चीजों को हम अवॉइड करते हैं राष्ट्रीय इनकम का जब गणना करते हैं किस विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा या मूल्यवर्धन विधि द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा आय विधि, इनकम मेथड, आय विधि। ये सावधानियां हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, आईएएस जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि उत्पादन विधि द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, तो उनकी सहायता से उत्तर दीजिए। तो इस तरह के पॉइंट्स बन सकते हैं और इसमें कुछ फेरबदल करके वो शामिल कर देंगे और आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अगर आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़े होने के बावजूद। आय विधि, इनकम मेथड, इसमें नोट कीजिएगा उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है, उत्पादन इकाइयों में जो आय जनित होती है, उत्पादन इकाइयों में जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है, संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है, वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में, यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होता है। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होता है जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित हो जाती है, जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित हो जाती है। यानी कि आय, जैसे कोई फैक्ट्री है, जब वहाँ उत्पादन किया जाता है जो भी उससे इनकम गेन होता है तो क्या होता है, कुछ मजदूरों को उसका अंश बांट दिया जाता है, कुछ अगर वो कहीं से पैसा लोन पे लिए हैं तो उसकी ब्याज के रूप में अदायगी कर देते हैं, कुछ वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, बाकी वो क्या लाभ के रूप में अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो प्रत्येक जो मतलब आय हुआ साधन, जो लागत लगाया हमने, उस साधन लागतों का उपयोग करने के बाद जो इनकम हुआ, जो आय हुआ, वो क्या हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में उसको वितरित कर देते हैं। तो अगर इसकी गणना करके आप राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आय विधि माना जाएगा। लेकिन अच्छा क्या है, ज्यादातर अगर देखा जाए तो उत्पादन विधि ज्यादा आसान होता है निकालने के लिए राष्ट्रीय इनकम को। आगे इसको और भी डिटेल कर दें, अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो इसको और भी डिटेल कर दें। या आप चले गए, समझ में आ गया है, भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग।
पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा। हस्तांतरित आय जैसे, हस्तांतरित आय जैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। हस्तांतरित आय जैसे वृद्धा पेंशन, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, कॉमा बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, कॉमा बेरोजगारी भत्ता, कॉमा छात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां इत्यादि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, इत्यादि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वृद्धावस्था में किसी को पेंशन मिल रहा है, आप लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलता है, इसके अलावा और क्या है, बेरोजगारों को जो भत्ता कभी कभी सरकार के द्वारा दिया जाता है, इन सबको राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैम वो पैसा कलेक्ट करती है सरकार, एक बार उसकी गणना हो चुकी होती है, फिर उसको देती है मतलब जितना लोगों को, फिर वही पैसा आता है उसी इकोनॉमी है, इसलिए अगर गणना करिए डबल बात है। इसको नहीं काउंट किया जाता क्योंकि पहले से ही सरकार की इनकम है, और दूसरा अब इस पैसे से एक तरीके से कि जो पैसा सरकार दे रही है वो कहीं निवेश नहीं कर रही है। अगर वो निवेश करती तो बस और सेवाओं का सृजन होता, फिर उसके हम मौद्रिक मूल्य को शामिल कर सकते थे, लेकिन ये निवेश नहीं कर रही है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, गैर कानूनी कार्यों जैसे, गैर कानूनी कार्यों जैसे चोरी, सट्टेबाजी, जैसे चोरी, सट्टेबाजी व जुए इत्यादि से प्राप्त आय को, चोरी, सट्टेबाजी व जुए आदि से प्राप्त आय को, आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। गैर कानूनी कार्यों से जो आय प्राप्त होता है, जैसे चोरी से जो प्राप्त होता है, सट्टेबाजी से जो प्राप्त होता है, जुए से जो प्राप्त होता है, इसको भी हम राष्ट्रीय इनकम में नहीं काउंट करते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में या कहीं से चोरी करके ले आए तो राष्ट्रीय इनकम में नहीं होगा। जो लोग सट्टेबाजी समझते हैं ना, किसी भी चीज़ के ऊपर पैसे लगाते हैं ना, जैसे कि मैच फिक्सिंग होता है ना कि हाँ अगर मैच जीतेंगे तो होता है कि कोई कहता है कि मैं एक पार्टी कहती मैच जीतेगा, दूसरा कहता नहीं जीतेगा, तो अगर जीतने वाली पार्टी जीतती है, मतलब अगर वो कहते हैं कि जीतेगा और वो पार्टी जीतती तो लोग पैसा लगाते हैं कि आपको इतना दिया जाएगा। तो अगर इस तरह से किसी चीज़ में बोली लगा के सट्टेबाजी के द्वारा पैसे प्राप्त किए जाते हैं तो भी नेशनल इनकम में नहीं शामिल होगा। साथ ही आप देखते हैं जुआ खेलते हैं लोग, उसमें भी कोई पैसा जीतता है कोई हारता है, तो इसको भी हम राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करते। ये आय तो हो रहा है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, आय तो गेन कर रहे हैं, चोरी करके भी आय गेन कर रहे हैं, सट्टेबाजी करके भी आय गेन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आय गेन कर रहे हैं, बट उस आय को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन मैम इससे वस्तुएं और सेवाएं तो प्राप्त कर रहे हैं ना? नहीं बेटे, ये हो रहा है ना कि आय विधि के द्वारा नेशनल इनकम को निकालना, तो कहाँ कहाँ से आय हो रही है, जहाँ जहाँ से भी आय होगी वो सबको क्या करेंगे, आय विधि में शामिल करेंगे। लेकिन ये जो आय है इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, इसको काउंट नहीं किया जा रहा, इसीलिए इसको हटा दिया गया। सीधे आपसे कह रहा है कि इसको नहीं काउंट करना आपको, बाकी इसके अलावा जो भी होगा उसको हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आय विधि में नेक्स्ट पॉइंट, अचानक प्राप्त आय जैसे, अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ, तथा पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को, से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय पूंजीगत आय से प्राप्त या पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान होता है, वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान होता है,
राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता। वृद्धावस्था पेंशन एक तरह का भुगतान है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जबकि सेवानिवृत्त पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं से, जबकि सेवानिवृत्त पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं से संबंधित होती है। सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं से संबंधित होती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इसे राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित किया जाता है। ये बात समझ में आए? यानी कि अगर वृद्धावस्था पे कोई पेंशन दिया जा रहा है तो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं और आपका जॉब कंप्लीट होने के बाद आपको जो पेंशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या होगा? नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि वो आपके कार्यों, आपकी सेवाओं की वजह से आपको दिया जा रहा है, आपने काम किया है और इसलिए उसको क्या करेंगे? नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि आपने कोई ना कोई सेवाएं दी हैं, इसलिए सरकार ने आपको वेतन दिया है, बदले में आपको पेंशन भी दे रहा है, उस पेंशन को शामिल करेंगे। लेकिन वृद्धावस्था की पेंशन को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई काम करके उसको अर्न नहीं किया, उनको ऐसे ही यूं ही दे दिया गया। या विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसके बदले में विद्यार्थियों से कोई काम नहीं लिया जाता, या वो कोई काम करके उसको अर्न नहीं कर रहे हैं, उनको यूं ही सरकार के द्वारा सहायता के रूप में दे दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास अगर पैसे हैं और आप किसी गरीब या भिखारी इंसान को या किसी को भी आप यूं ही जो पैसे दे देते हैं, उसको आप क्या करते हैं? उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं रहा, उससे ना आपने कोई सेवा प्राप्त की और ना ही आपने उससे कोई वस्तु प्राप्त की, वो आपने यूं ही किसी को दे दी, तो वो कोई उससे काम या वस्तु आपको मिला नहीं। तो ऐसे जो पैसे होते हैं जो सरकार ने दिया जाता है या किसी को आय उससे होता है तो यूं ही मिल जाता है, उसको नहीं शामिल करते। पहले तो जो गिफ्ट वगैरह मिलते थे ना, उसको भी शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अभी जब सीमा से ज्यादा कीमत का गिफ्ट होता है तब उस पर कुछ टैक्स वगैरह लगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा व्यय विधि। व्यय विधि व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है। व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। तो ये समझ में आया? व्यय विधि यानी कि जो आपके पास इनकम आता है उस इनकम को या तो आप कोई वस्तु और सेवा परचेज करने में व्यय करते हैं या बचत करके उसको रख देते, चाहे वो बैंक में रख दें या घरों पे रख दें। यानी कि उस आय का आप दोनों ही रूप में यूज कर सकते हैं, तो व्यय करेंगे या तो बचत करेंगे। तो आपके द्वारा जो व्यय किया जा रहा है और जो बचत किया जा रहा है उसी के योग को क्या कहते हैं? व्यय विधि करते हैं, और इसके द्वारा भी राष्ट्रीय इनकम को गणना की जाती है। लेकिन कोई भी विधि हो, सब में सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कुछ न कुछ चीजें हर विधि में देखना पड़ता है गवर्नमेंट को, नहीं तो इसमें क्या होगी? समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे आपने उत्पादन विधि में देखा सरकार को कई सारी सावधानियां बरतनी है, आय विधि में भी देखा आपने सरकार कई तरह की सावधानियां बरत रही है, बहुत सारे आय को राष्ट्रीय इनकम में शामिल
नहीं कर रही है, बहुत सारे उत्पादन को राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं कर रही है, ऐसे बहुत सारे व्यय को भी वो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करेगी। और क्वेश्चन अब ज़्यादातर यहीं से बनता है कि कौन कौन सी चीज़ों को राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं किया जाता। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आया भी है, आइए जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी चीज़ों को राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग कीजिएगा, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। कुल व्यय की माप करते समय, कुल व्यय की माप करते समय, कुल व्यय की माप करते समय दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए कुल व्यय की माप करते समय दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए। केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए। केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि इसे उत्पादन के वर्ष ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर दिया गया है। क्योंकि इसे उत्पादन के वर्ष ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर तथा बॉन्डों पर, शेयर तथा बॉन्डों पर, शेयर तथा बॉन्डों पर किया गया व्यय भी इसमें, शेयर तथा बॉन्डों पर किया गया व्यय भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। शेयर तथा बॉन्डों पर किया गया व्यय भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। यानी कि व्यय में भी अंतिम व्यय को ही शामिल करेंगे, साथ ही पुरानी वस्तुओं पर जो हम व्यय करेंगे उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हमने शेयर या बॉन्ड पर अपने पैसे लगाए हैं, उस पर व्यय किया है, तो उसे भी व्यय विधि में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की विधियां हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने की, और तीनों प्रकार की विधियों में जो सावधानियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, राष्ट्रीय आय मापन की सीमाएं। राष्ट्रीय आय मापन की सीमाएं। राष्ट्रीय आय मापन की सीमाएं। अब आप लोग थोड़ा सा पानी पी लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे।